जी मेरे ख्याल आप लोग स्टैट्स की क्लास में भी आ चुके हैं। Hmm, 39 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। मेरी आवाज आ रही है? काशिफ महमूद आई थिंक। आप बताओ, हैंड रेस करके मेरी आवाज आ रही है? काशिफ, हैंड रेस करके। ओके, आवाज आ रही है मेरी, ठीक है, आवाज आ रही है। ओके, उमर आप अपना माइक बंद करें। उमर फारूक जी। अच्छा, इसमें लास्ट टाइम जो हमने ये डिस्कस किया, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हम स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं, या कोई भी शख्स, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी रिसर्चर स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ता है। हम कहते हैं कि भाई आप अपनी फील्ड में डेटा कलेक्ट करते हैं, और जब भी आप जी जी तो जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो नंबर्स होते हैं। अब नंबर से कैसे कंक्लूड करना समझ ही नहीं आ रही, तो हम आपको पढ़ाते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज पढ़ें। स्टैटिस्टिक्स आपको ये सिखाती है कि किस तरह से आप नंबर से कुछ चीजें जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं। इसकी अगर आप डेफिनेशन की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन हमने स्टैटिस्टिक्स की लास्ट टाइम जो देखी थी डेफिनेशन, और जिसमें मैंने ये कहा था कि जी उसको एज इट इज तो रट्टे शट्टे नहीं लगाने हैं आपने, लेकिन कम से कम उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या चार काम करते हैं। डेटा कैसे कलेक्ट करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, डेटे का एनालिसिस कैसे करना है, उसमें से कैसे इंफॉर्मेशन लेनी है, और जो डेटा आपने सारा कुछ कर लिया है उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। लेकिन उस डेटे की बात करें जहां अनसर्टेनिटी है, जहां वेरिएशन है। अगर रोजाना टेम्परेचर 30 डिग्री रहना है तो फिर मीन टेम्परेचर क्यों कहना है? फिर ये क्यों बताना ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर इतना था, कम से कम इतना था? छोटे पर कहते हैं रोजाना टेम्परेचर 30 होगा, बस ठीक हो गया, कांस्टेंट है। लेकिन हमें नहीं पता क्या होगा कल परसों। फिर पूछते हैं जी जून का टेम्परेचर क्या था, ये तो बताएं। तो क्या 1 जून का बताना शुरू कर दें? तो फिर बताएं, क्योंकि सुबह के वक्त तो और था, दोपहर के वक्त और था, 4 बजे और था, रात के 10 बजे और था, तो कौन सा बताएं? तो फिर हम एवरेज पर आ जाते हैं। तो सिंपल इज दैट, लिखा होता जी एवरेज टेम्परेचर फॉर द जून इज दिस वन। तो एवरेज क्या चीज हो गई? स्टेटिस्टिक्स ने आपको बता दिया कि भाई ऐसे जरा डेटा प्रेजेंट कर लें, वेरिएशन आ रही है, हम आपको सिखा रहे हैं हाउ टू डील्स विद वेरिएशन, है ना, ये डेफिनेशन थी। Statistics is a subject which deals with the variability. No two objects in the universe are exactly alike. If they were, अगर होते एक जैसे होते, then there would be no statistical problem. तो कल हमने इसको देखा। फिर कहा कि although सारा काम हमने यही करना है, लेकिन मुख्तलिफ ब्रांचों ने ये काम अपने जिम्मे लिया हुआ है। कुछ काम एक ब्रांच का, कुछ काम एक ब्रांच का। मैंने कल भी एग्जांपल दी, बैंक में चला जाएं, अगर आपने अकाउंट खुलवाना है तो और, पैसे लेने तो और, बिल जमा करवाना तो शायद कोई और काउंटर। तो इस तरह से हर ब्रांच ने अपने काम को जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर भी हर जो स्टैटिस्टिक्स की 2 ब्रांचेस हैं, और उन्होंने अपना अपना, दोनों ब्रांचेस ने अपना अपना जो काम है वो एक्चुअली डिवाइड किया हुआ है। एक डिस्क्रिप्टिव ब्रांच है, एक डिस्क्रिप्टिव, और इस डिस्क्रिप्टिव ब्रांच का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो आपको डेटा डिस्क्राइब करने के तरीके बताएगी। ऐसा कह ले, किसी को डेटा बताने के तरीके बताएगी कि ऐसे बताएं फिर समझेगा। होता ना, कभी आप किसी को समझा रहे होते हैं तो उसको समझ नहीं आ रही होती, तो आप कहते हैं नहीं यार उसको ऐसे समझाओ, वो समझ जाएगा ना। भाई अक्सर कहते हैं बच्चों को ऐसे करके समझाओ तो वो समझ जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यही है। ऐसे स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक, फॉर्मूले जो डेटा डिस्क्राइब करने के काम आते हैं, उन्हें हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ब्रांच का काम कहते हैं। इन्वॉल्व्स इन ऑर्गेनाइजेशन, कैसे डेटे को ऑर्गेनाइज करना है, समराइजेशन, चंद वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर। समरी क्या होती है? 10 पेजेस की स्टोरी होती है, समरी ऐसी होनी चाहिए, 10 लाइनों में स्टोरी समझ आनी चाहिए, डिटेल चाहे ना भी हो। तो स्टैटिस्टिक्स आपको यही बताएगी। 10,000 वैल्यूज हैं, बतानी है, वो कहें जी ऐसे ऐसे करके ये 3-4 चीजें बता दें, सबको समझ आएगी 10,000 वैल्यूज कैसी हैं। एंड डिस्प्ले ऑफ डेटा इनटू टेबल्स, ग्राफ्स। तो डेटा डिस्प्ले करना, टेबल, ग्राफ, ये भी तो डेटा बताना ही होता है ना। ग्राफ के थ्रू समझा देते हैं आप किसी को,
एंड न्यूमेरिकल समरीज। ये जो आगे नीचे लिखे हुए हैं ये एक्चुअली नोटेशंस हैं, डोंट वरी अबाउट दैट कि जी ये क्या नोटेशन है, ये मैं आपसे डिस्कस। बहरहाल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच है जिसका काम डेटा ऑर्गेनाइज करना, समराइज करना और डेटा डिस्प्ले में लेकर आना। इन्फरेंशियल, वो जो इंफॉर्मेशन आपको उस साइट से मिली है, वो इंफॉर्मेशन जो आपने वहां पर यूज की हुई है। अपनी वीडियोस बंद करें यार, स्विच ऑफ योर वीडियोस। तो यूजिंग द सैंपल इंफॉर्मेशंस, ये जो सैंपल इंफॉर्मेशंस आपने कैलकुलेट की हुई हैं, इन सैंपल इंफॉर्मेशंस को यूज करते हुए आप रिजल्ट जनरलाइज करेंगे। दो वर्ड इसमें आ रहे हैं, बिल्कुल टेक्निकल वर्ड है। सैंपल का एक वर्ड है, पॉपुलेशन का एक वर्ड है, वो मुझे एक्सप्लेन करने हैं। बहाल हम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में नतीजा अखज करते हैं। कोर्ट में ट्रायल चलता है तो जज साहब कह देते हैं लॉयर को, वकील को, आप जरा बताएं ना, एक्सप्लेन करें, सिचुएशन क्या करें, डिस्क्राइब करें, अपना केस डिस्क्राइब करें। तो वो कभी कोई डॉक्यूमेंट देते हैं, कभी कोई इंफॉर्मेशन लॉयर देता है, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से। अल्टीमेट गोल क्या होता है, किसी तरह से मैं सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकूं। सारी बातें सुनने के बाद जो जज साहब होते हैं कहते हैं ठीक है जी, मैंने आपकी सारी डिस्क्रिप्शन, सारी इंफॉर्मेशन आपसे मैंने ले ली है और अब मैं ये नतीजा अखज कर रहा हूं, इन्फर कर रहा हूं। तो ये काम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का होगा। तो पहला जो पोर्शन होगा हमारा स्टैट्स के कोर्स का, उसमें हम डिस्क्रिप्टिव टेक्निक्स पढ़ेंगे जिसका काम सिर्फ डेटा एक्सप्लेन करना, और उसके बाद हम इन्फ्लुएंशियल टेक्निक्स पढ़ेंगे कि किस तरह से हम डेटा सेट को जो है वो इन्फर करके जो है वो बता सकते हैं, किस तरह से हम ये सारी की सारी टेक्निक जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था। देन ये वही चीज है कि व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कंसिस्ट ऑफ द टूल्स, टेक्निक्स डिजाइन टू, किस लिए, डिस्क्राइब द डेटा सच एज अ टेबल। ये पढ़ने हैं, अब डोंट वरी ये क्या होते हैं, ये अभी आपको पढ़ाने हैं मैंने कि किस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ग्राफ कौन कौन से आपको बनाने चाहिए, और फिर और भी मेजर्स है। देखे ना, एवरेज की बात की आपने, कहा मीन बस बताना है, बहुत कुछ इसमें मुझे पूरा चैप्टर है मैं जो बताने वाला, एंड वेरिएशन मेजर्स। तो ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है, लेकिन ये सारी चीजें क्या करती हैं, डेटा डिस्क्राइब करते हैं। देखें, अगर मैं आपको ये कह दूं कि एक डेटा सेट है और उसका मीन 0.8 है, मैंने डेटा वैल्यूज तो नहीं आपको बताई, 0.8 है उस डेटा सेट का मीन, तो शायद आप फौरन ये चीज समझ जाए आपको कि अच्छा जी, इस डेटा में जो वैल्यूज है ना वो 100 में नहीं है, 104, 110, 120, या वो हजारों में नहीं है। क्यों हजारों में नहीं हो सकती? आप कहेंगे आप बता तो रहे हैं कि 0.8 उसका मीन है, तो इससे तो हमें यही समझ आ रही है कि जो डेटा सेट है उसकी जो वैल्यूज हैं वो कोई 0.7, कोई 0.6, 0.9 इस तरह की है। एक और डेटा सेट है उसका मीन 3000 आ रहा है, तो आप कहेंगे इसका मतलब डेटा कोई बहुत छोटी वैल्यूज नहीं है, डेसिमल्स में नहीं है। 3000 का मतलब है कोई 3015 होगा, कोई 3020 होगा, कोई 2800, इस तरह से तो पता चल जाता है। तो फिर पता तो चल गया ना। बड़े परेशान थे हम, इतना बड़ा डेटा कैसे बताएं। हम कहते हैं यार बस मीन बता दो, समझ जाएंगे समझने वाले। तो समझ गए ना हम। तो यही चीज आपको सिखानी है कि किस तरह से आपको डेटा डिस्क्राइब करना चाहिए, क्या क्या चीजें डेटा की बता दें तो समझने वाला कहेगा बिल्कुल सही है, इतनी लंबी चौड़ी। आपने किसी को कोई बात करते हैं ना, आप 2 घंटे लगा दे उसको समझाते समझाते, तो वो आखिर में कहता है यार कुछ पल्ले नहीं पड़ा, 2 लफ्जों में समझाओ मुझे। वो आपको डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है। हाँ, अगर आपको अच्छी आप कम्युनिकेटर है, प्रेजेंटर है, तो वाकई आप शायद 2 घंटे की बात 2 मिनट में समझा सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स भी यही काम करती है। लॉट ऑफ डेटा वैल्यूज है, हम कहते हैं कि जी इतनी वैल्यूज को हम बिल्कुल एक तरीका आपको बताते हैं, बस 2-4 वैल्यू में सारा कुछ ही इसमें आ जाएगा, फिक्र ना करें आप। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ब्रांच का काम है, इन्फर करना। consists of techniques that allow a decision maker, आप decision maker हो, to reach a conclusion, आप एक नतीजे पर पहुंचे, about characteristics of a larger data set। फिर वही वर्ड आ गए जो कि मुझे एक्सप्लेन करने हैं। पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सबसेट ऑफ द डेटा। तो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से हमने सारी को कैलकुलेशन को न्यूमेरिक्स और कुछ इस तरह से हमने चीजें की होती हैं, उनको हम यूज करते हैं, और यूज करने के बाद अल्टीमेटली हमारा काम इन्फर करना होता है।
हम नतीजा अखज़ करते हैं, इन्फर करते हैं, कंक्लूजन देते हैं कि जी फाइनली, और ये किसका काम है? ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का काम है। तो आपका जो बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसने एमसीक्यूज, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन है। वो क्या करता है, ऊपर एक ना एक स्टेटमेंट लिख देता है और नीचे पूछता है कि ये बताएं कि ये काम जो करना होगा, ऊपर एक स्टेटमेंट दी गई है, ये काम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का है या इन्फ्रेंशियल का। तो फिर इसका मतलब डेफिनेशन तो एज इट इज रट्टे लगा के याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर भी लें और मतलब ना समझें तो डेफिनेशन आपको आती है, मतलब नहीं समझा तो आप क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेशन चाहे वर्ड टू वर्ड ना याद हो, लेकिन सिंपल इज दैट, डिस्क्रिप्शन का मतलब डेटे को एक्सप्लेन कर देना, इन्फर का मतलब वहां से नतीजा करना, वहां से डेरिवेशन करना। तो आप अगर उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, मेरे इन 2 स्टेटमेंट्स को मैं बिल्कुल आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आप अपनी इनपुट करेंगे, पहले आपको क्या समझ आई है, फिर मैं अब मुझसे वो क्वेश्चंस करें। मैंने कहा ना 2 वर्ड आ गए। पॉपुलेशन क्या है? Totality of observations made of all the objects under investigation, possessing some common specific characteristics which are of a particular interest to the researcher. पॉपुलेशन, हम समझते थे कि पॉपुलेशन लोगों की पॉपुलेशन ही होती है। पॉपुलेशन कहते हैं हम टोटलिटी को, टोटल ऑब्जर्वेशन किसकी? जो तमाम ऑब्जेक्ट से नोट की गई हो। कौन से ऑब्जेक्ट से? जिनसे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अंडर इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि मेरी इंटरेस्ट ये है, मैंने एक डेटा कलेक्ट करना है टिप्स कॉलेज के स्टूडेंट्स से। टिप्स कॉलेज में जितने भी एफएससी, बीएससी और सीए और व्हाटसोएवर जितने भी यहां पढ़ रहे हैं, मैंने उनसे डेटा कलेक्ट करना मेरा कंसर्न है। तो मैं पॉपुलेशन बोल दूंगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये गलत हो गया। स्टूडेंट तो टिप्स के अलावा भी तो है ना, मुख्तलिफ कॉलेजेस के और भी हैं, स्कूल्स भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, पंजाब में भी हैं। तो मैं चूंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन मेरा कौन है, कहां से मेरा फोकस कहां पर है, टिप्स कॉलेज फैसलाबाद के स्टूडेंट्स, तो मैं फिर बोलूंगा ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम टिप्स कॉलेज ऑफ फैसलाबाद इज माय पॉपुलेशन। नाउ दिस इज ट्रू। ऐसा ही होता है। वो आपको ना एक स्टेटमेंट दिख देता है और नीचे वो लिख देगा जी इसमें बताएं पॉपुलेशन क्या है। आपको फर्ज करें यही कह देता है, द इंटरेस्ट इज टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ द टिप्स कॉलेज, द पॉपुलेशन विल बी, और नीचे वो लिखना स्टार्ट कर देगा सीए स्टूडेंट्स ऑफ द टिप्स, ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम पंजाब। दोनों गलत, क्योंकि टिप्स कॉलेज के स्टूडेंट तो सीए तो नहीं उधर हो रहा, बाकी भी तो आ रहे हैं ना। और जब दूसरी उसने बी ऑप्शन दी है तो उसमें तो उसने कह दिया आल पंजाब के स्टूडेंट, जबकि बात वो सिर्फ टिप्स कॉलेज की कर रहा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई अंडर इन्वेस्टिगेशन कि किससे आपने डेटा कलेक्ट करना है, तो वही आपकी पॉपुलेशन कराएगी। अब एग्जांपल क्या है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कुछ नोटेशन भी साथ साथ, जैसे होता है ना आप कोई मैथ्स की या कोई और क्लास पढ़ते हो तो साथ साथ फिर नोटेशन है, जो जब फ्यूचर में वो नोटेशन आती है तो हम कंफ्यूज नहीं करते कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉपुलेशन में टोटल कितनी वैल्यूज है, साइज। अगर टिप्स कॉलेज में 5000 स्टूडेंट हैं तो मैं कह दूंगा इस पॉपुलेशन का साइज जो है वो 5000 है। इससे लिखेंगे कैपिटल एन। तो जो कैपिटल एन है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द पॉपुलेशन, जिसे आप साइज ऑफ द पॉपुलेशन भी कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ ऑल वोटर्स इन पाकिस्तान। मैंने कोई पॉलिटिकल सर्वे करना है, लोगों से पूछना है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो फेवर लाइक कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा तमाम पाकिस्तान के लोग पॉपुलेशन है। तो ऐसा नहीं है, तमाम लोग तो नहीं वोटर, बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं उनके तो वोट ही नहीं बने हुए ना। तो मेरे लिए फिर पॉपुलेशन ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान तो नहीं होगा, ऑल द वोटर जरूर होंगे, वो लोग जिनके वोट बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी केयर करनी है। सेकंड, पॉपुलेशन ऑफ ऑल मोबाइल यूजर्स इन द पंजाब। एक कोई मोबाइल कंपनी है, वो कहती है हमने पंजाब में अपना सेटअप लगाया हुआ है, हम लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम कुछ डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं कि पंजाब के मोबाइल यूजर्स हैं। तो क्या अगर मैं कहूं ऑल द पीपल फ्रॉम द पंजाब इज द पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग तो मोबाइल ही नहीं यूज करते, तो वो तो पॉपुलेशन नहीं कहलाएंगे ना। अगर मैं कह दूं ऑल मोबाइल यूजर इज माय पॉपुलेशन,
मोबाइल यूजर तो सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, और भी है, तो वो भी नहीं होगी। हाँ, चूंकि मेरी इंटरेस्ट, वो फिर वही बात, अंडर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मेरी इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ पंजाब के मोबाइल यूजर थे, तो इस हिसाब से जो पॉपुलेशन की डेफिनेशन बन गई वो ये बनेगी पॉपुलेशन ऑफ ऑल मोबाइल यूजर्स इन पंजाब। तो ये भी एक पॉपुलेशन हो सकती है। इंटरेस्ट किसमें है? पॉपुलेशन ऑफ फिश इन अ पाउंड। हमारे यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, एक डिपार्टमेंट फिशरी है, फिशरी डिपार्टमेंट फिश के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करता है, वो कहता है तमाम फिश नहीं, उसकी इंटरेस्ट उस पॉन्ड में है क्योंकि उसने वहां पर उसको कोई फीड वगैरह दी है, और वो ये जरूर, हाँ ये ठीक है, वो कहे इस पॉन्ड में जितनी फिश हैं वो तमाम की तमाम जो है वो पॉपुलेशन कहलाएंगी। इसी तरह से अगर मैं आपको ये कहूं मेरी इंटरेस्ट है कुछ डेटा कलेक्ट करना है उन लोगों से जो कि ये कोरोना वायरस से इफेक्ट है, जिनको कोरोना वायरस की वजह से कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं, तो अब मैं कहूंगा व्हाट इज माय पॉपुलेशन। डेफिनेशन तो कहती है टोटल, तो मैं कह दूं टोटल पीपल ऑफ दिस यूनिवर्स और दिस अर्थ? ये तो नहीं ठीक, तो कि तमाम लोगों को तो कोरोना नहीं है ना, तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? ओनली द कोरोना पेशेंट इन दिस वर्ल्ड, ये ठीक है। और अगर मेरी इंटरेस्ट सिर्फ पाकिस्तान के कोरोना पेशेंट पर है तो पाकिस्तान के पीपल भी पॉपुलेशन नहीं, ऑल कोरोना पेशेंट भी पॉपुलेशन नहीं, अंडर इन्वेस्टिगेशन कौन है? कोरोना पेशेंट फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये मेरी पॉपुलेशन बन जाएगा। वर्ड टोटलिटी यूज करेंगे, लेकिन अंडर इन्वेस्टिगेशन में बार बार वर्ड बोल रहा हूं। हमारी इंटरेस्ट क्या है? तो एग्जामिनर भी एग्जाम में यही करता है, ऊपर ऊपर एक स्टेटमेंट लिखता है कि द इंटरेस्ट इज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द कोरोना पेशेंट फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन, और नीचे लिख देगा ऑल टोटल कोरोना पेशेंट्स इन द वर्ल्ड, ऑल टोटल पीपल्स इन द पाकिस्तान। इस तरह से तो लगेगा हाँ जी पॉपुलेशन तो टोटलिटी को कहते हैं, तो ठीक है, ऑल ऑफ अबव लिख देते हैं। तो नहीं, इंटरेस्ट भी तो देखें उसने किसमें अपनी इंटरेस्ट शो की थी। अंडर इन्वेस्टिगेशन क्या थी? कोरोना पेशेंट फ्रॉम पाकिस्तान, तो आप ये जरूर कह सकते हो ऑल कोरोना पेशेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान इज माय पॉपुलेशन, तो ये बात ठीक है। अब इस पॉपुलेशन के साथ एक क्वांटिटी अटैच है और उस क्वांटिटी को हम पैरामीटर कॉल करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि नोटेशन साथ साथ आई जा रही है, वर्ड साथ साथ आई जा रहे हैं, फिर मैं शायद डेली बेसिस पे पैरामीटर, स्टैटिस्टिक, इस तरह के वर्ड आपसे बोलूं। तो पैरामीटर क्या है? आल्दो हमने इस वक्त तक कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन मैंने आपको नहीं सिखाई, कोई भी अभी हमने न्यूमेरिकल तो पोर्शन तो स्टार्ट ही नहीं किया। एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है जो कि आपको आती है, और वो है फर्ज करें मीन। मीन कैसे करते हैं? तमाम वैल्यूज को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। ओके, यानी कि आपको डेटा चाहिए, डेटा चाहिए। अगर तो आपके पास डेटा पॉपुलेशन के तमाम लोगों का अवेलेबल है, तमाम लोगों का अगर डेटा अवेलेबल है, यानी कि आपके पास पॉपुलेशन डेटा अवेलेबल है, मुराद जितने लोग हैं तमाम लोगों का डेटा अवेलेबल है, और आप उस डेटा से एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिलहाल मीन, तो उस न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को हम पैरामीटर कॉल करते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की जाए, कैलकुलेशन डेटा की बेस पे की जाती है। डेटा अगर आपके पास पूरी की पूरी पॉपुलेशन का अवेलेबल है तो हम कहेंगे कि ये जो कैलकुलेशन हमने की है उसको हम कह देंगे ये पैरामीटर है। फर्ज करें मैं पाकिस्तान के जो वोटर्स हैं इनकी एवरेज एज कैलकुलेट करना चाहता हूं, वोटर्स की, कि होता ना कि पाकिस्तान में जो वोटर्स हैं उनकी एवरेज एज इतनी है, वहां पर यंग 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 ज्यादा वोटर है कि ओल्ड, तो एवरेज एज। तो फिर इसका मतलब है कि हर जो पाकिस्तान का वोटर है जिसका वोट बना हुआ है, मेरे पास अगर उसकी एज का डेटा सेट हो कि जी पहला जो वोटर है मैंने नोट किया है वो 60 ईयर्स ऑफ एज है, ये 52 ईयर्स ऑफ एज है, ये 61 है, ये 40 ईयर्स है, ये न्यूली एंटर्ड है 28 है, एंड सो ऑन। तो फिर तो कह सकते हैं कि चूंकि ये सारे का सारा जो डेटा वैल्यूज हैं अवेलेबल है, पॉपुलेशन का डेटा ना हर एक का, जितने भी वोटर हैं, जितने लाख भी हैं, 2, 4, 5, 2 करोड़ जितने, सबका डेटा अवेलेबल है, और मैं वहां से एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर लेता हूं, कुछ भी, फिलहाल तो हमें कोई आती नहीं है, मीन चले आता है।
तो अगर मैं कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर लूं, लेकिन डेटा कौन सा यूज करूं, पॉपुलेशन का, उस न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को हम पैरामीटर बोलते हैं। और हमने बहुत सारी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी है। मैं आपको कहूं अगर कि क्या ये पैरामीटर है, तो आप मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे कि जी आप बता दें ये जो डेटा है ये पॉपुलेशन से आपने लिया हुआ है। हाँ जी, ये पॉपुलेशन से ही लिया हुआ। ठीक है जी, ये पैरामीटर ही है। ठीक है ना, पैरामीटर ही है। न्यूमेरिकल क्वांटिटी डिस्क्राइबिंग अ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन से ली जाए। देखिए अगर मैं वर्ड करेंसी बोलता हूं, तो क्या करेंसी रूपी को बोलते हैं, या करेंसी डॉलर को कहते हैं, या करेंसी रियाल को बोलते हैं, या पाउंड को कहते हैं? हम सबको ही कहते हैं। तो फिर इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो गई कि जी बैक पे जो आप बता दें किस मुल्क की, कहां से ये आप वर्ड बोल रहे हैं। ये पाकिस्तान की तो रूपी कैंप है, अमेरिका की तो डॉलर कैंप है। तो बिल्कुल ऐसा ही कि जी पैरामीटर कहना है कि क्या कुछ डेटा बताएं कहां से लिया है, पॉपुलेशन से लिया है, पॉपुलेशन से। ठीक है, फिर कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी, कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी कौन सी, अभी तो मैंने आपको कोई बताई भी नहीं है ना, लेकिन बता सिर्फ रहा हूं कि इफ वी परफॉर्म एनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऑन द डेटा and if we have a data from population, that numerical quantity is called parameter. Population mean यानी कि तमाम वैल्यू से मीन कैलकुलेट करना पैरामीटर कहलाएगा। और इसकी जो नोटेशन है मीन की, ये म्यू, लैटिन वर्ड है म्यू, MU, म्यू। बिल्कुल एक नोटेशन भी आपसे शेयर हो गई हर जगह पर, म्यू। ये मीन है जी, किसका, पॉपुलेशन का। जी पॉपुलेशन का मीन है ये। क्यों? चूंकि हमने इसे पॉपुलेशन की वैल्यू से कैलकुलेट किया। अब चूंकि ये न्यूमेरिकल क्वांटिटीज फिलहाल मैंने आपसे डिस्कस नहीं की, ये भी एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, वेरिएंस आगे भी एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, प्रोपोर्शन तो कोई बात नहीं, जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा ये क्या चीजें लिखी हुई। चूंकि फिलहाल हम सिर्फ मीन से ही एक फेमिलियर थे तो मैंने लिख दिया। तो पैरामीटर किसी भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी को कहते हैं। न्यूमेरिकल क्वांटिटी डेटा से कैलकुलेट होती है। डेटा अगर वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन का अवेलेबल हो तो हम उसे पैरामीटर कॉल करते हैं। पैरामीटर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर्स। ये ग्रीक लेटर्स हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, इन्हें हम, जैसे होता है ना एक लैटिन लेटर्स होते हैं, तो दीज आर द ग्रीक लेटर्स। सैंपल प्रॉब्लम अब क्या है, देखें मैंने बात की थी पॉपुलेशन की और कह दिया पूरे के पूरे पाकिस्तान के वोटर्स इनका डेटा लें फिर बताएं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान के जितने भी वोटर्स हैं आप उन तमाम वोटर्स का डेटा लें, एज का चले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप तमाम लोगों की एजेस का डेटा लें। तो ये तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है इस तरह का डेटा सेट जो है वो कलेक्ट करना, नॉट पॉसिबल। चूंकि डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबिलिटी है क्या, पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है कि हम क्या करेंगे कि हम उससे सैंपल डेटा जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। सैंपल, पोर्शन, पार्ट। देखिए घरों में या डेली लाइफ में भी शायद हम इस एक्सरसाइज को बड़ा करते हैं लेकिन समझते नहीं है। लाइक अगर आपको ये कह दिया जाए, आपकी वालिदा आपको ये कह देती है कि बेटा ये मैंने आज एक स्वीट डिश बनाई है और चेक करो कि इसका मीठा ठीक है, आपके अब्बू ने आना है तो ये ना हो कि मीठे में गड़बड़ हो जाए। तो क्या आप वो जो स्वीट डिश जिस देचकी में जिस बर्तन में बनाई हुई होती है, क्या वो हम सारी खा जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। तो क्या करते हैं फिर? क्या आप उससे थोड़ा सा पोर्शन नहीं लेते, जैसे सबसेट, जैसे सैंपल ना कह दें, नमूना, सैंपल। तो ऐसा ही तो करते हैं आप, ऐसा ही तो करते हैं। लेकिन याद करें डिसीजन किसका देते हैं, क्या पक गया है, वो जो एक चम्मच आपने खाया था उसका मीठा ठीक, लेकिन शायद आप कहते हैं नहीं वो जी सारी की सारी जो स्वीट डिश है दैट्स गुड। तो फिर मैं यही बात तो उस वक्त भी कर रहा था कि हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन हम सैंपल से लेंगे, पोर्शन। इंफॉर्मेशन जो है
वो हम सैंपल से लेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन हम पोर्शन से लेंगे। जैसे अगर ये बात की जाए इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो ये देखें क्या लिखा होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, टू रीच अ कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन। कंक्लूजन पॉपुलेशन का करते हैं, कंक्लूड हमने ये करना है ये सारा खाना इस बर्तन में जो है वो पक गया है कि नहीं। लेकिन डेटा कहां से लेते हैं? बेस्ड अपॉन सबसेट पोर्शन, क्या? सैंपल। तो ये एग्जांपल है। यदि आप बात तो आप खाने की करते हैं, सारे खाने की, कि पक गया कि नहीं, लेकिन डेटा जो कलेक्ट करते हैं वो तो सिर्फ एक पोर्शन से लेते हैं, सैंपल से लेते हैं। ये ऐसा ही है। अब देखिए एक मेडिसिन फर्ज करें, चाइना वाले कह रहे हैं कि हम जी कोरोना पेशेंट के लिए एक वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। पहले वो टेस्ट करेंगे ना क्या वाकई ये वैक्सीन कोरोना पेशेंट के लिए इफेक्टिव है। तो ठीक है, फिर सारी दुनिया के कोरोना पेशेंट जो इस वक्त हैं जितने भी इफेक्ट हो चुके हैं तो करें ना उसके ऊपर अटेम्प्ट, फिर ही फायदा है ना। तो क्या कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी है? नो। हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करें ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या कर रहे हैं चाइना वाले, वो कहते हैं जी हम कुछ लोगों के ऊपर कर लेते हैं, पाकिस्तान के भी शायद उन्होंने टेस्टिंग यहाँ पर स्टार्ट करनी है। तो वो जो कुछ कोरोना पेशेंट है, कुछ, वो क्या है? सैंपल, सबसेट, पोर्शन। लेकिन जब वो अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि ये जो वैक्सीन हमने तैयार की है, हमने इन 4000 कोरोना पेशेंट के ऊपर अटेम्प्ट किया है तो ये इसके रिजल्ट है। वो बात ये करेंगे ये कोरोना पेशेंट के लिए इतने % इफेक्टिव है। ये नहीं कहेंगे इन 4000 के लिए जिनके ऊपर उसने अटेम्प्ट की थी वो इफेक्टिव है। वो कहेंगे पूरी पॉपुलेशन के लिए। तो फिर डेटा या रिजल्ट कंक्लूजन कहां तक हम पहुंचे हैं? पॉपुलेशन का करना, यही तो फायदा है ना। अदरवाइज क्या फायदा? आप कहें 4000 के लिए ठीक है तो फिर अगले 4000 के लिए फिर दोबारा वो वैक्सीन अटेम्प्ट करें, तो ऐसा तो नहीं करते। तो इंफॉर्मेशन तो वो शायद पोर्शन से लें, सबसेट से लें, सैंपल से लें, लेकिन जो डिसीजन करना है वो ओवरऑल कंप्लीट पॉपुलेशन के ऊपर बेस करता है। पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो स्टडी करेंगे। तो यही हमारी जो है वो इंटरेस्ट होगी। तो सैंपल a representative part of the population का representative portion, हिस्सा, part, subset, which is selected क्यों किया जाता है? To obtain information concerning a characteristic of the population, interest population की। कोई फायदा नहीं अगर आप कहेंगे 4000 लोगों के लिए वैक्सीन तैयार कर ली गई है। क्यों? हमने जी 4000 लोगों के ऊपर तो इसको अटेम्प्ट किया था, ज्यादा के ऊपर किया नहीं, तो उनके लिए तो नहीं है, तो ऐसा फिर क्या फायदा? फिर तो और पे हो तो और दोबारा। लेकिन डिस्कशन पॉपुलेशन की, वही बात, लेते तो आप एक चम्मच है मीठा देखने के लिए सैंपल, लेकिन कंक्लूजन देते हैं हाँ जी मीठा ठीक है, पूरे जो बर्तन में स्वीट डिश तैयार है। आप जाते हो लैब में, मेडिकल लैब में, देते तो आप चंद ड्रॉप ब्लड के, रिपोर्ट आती है जी इस पेशेंट के जिस्म का जो शुगर लेवल है या कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ये वाला आ रहा है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा ब्लड है उसके जिस्म में, तो आपने तो चंद ड्रॉप्स पे लिया है। ठीक है जी, मेडिकल साइंस कहती है जो कुछ इस सैंपल पे हमने कह दिया वो बाकी बॉडी के लिए भी वही है। और अगर ऐसा ना होता तो फिर शायद हर राइट आर्म से भी सैंपल, लेफ्ट आर्म से भी, लेग से भी, हर जगह से तो खून ही खून निकालना था। तो ये तो नहीं लैब वाला करता कि आपका जी ब्लड टेस्ट कराना, कहता चलो जी लेट जाओ, और एक मशीन लगाई और सारा ब्लड आपका निकाल लिया और कह दिया हाँ जी ठीक है आप, अब क्या ठीक है, वो तो गया जिसका तुमने ब्लड निकाल लिया। तो वो सैंपल पर ही करता है। मार्केट में जाएं, बाबू जी फल है जो बड़े मिठे है, 2-4 पीस उठा के आपको दिखा देता है, सैंपल ही है। भाई चावल खरीदने हैं, ठीक है, कोई इसमें ज्यादा गंद तो नहीं है, टूटे तो नहीं है, दिखा देते हैं जी, लेकिन वो आपको चंद ग्रेन्स दिखा देता है, सैंपल ही है। आप कॉलेज में मेखल एडमिशन के लिए शायद आए हो, अब जी आपकी टीचिंग कैसी है, कैसा आप पढ़ाते हैं, बैठ जाए जी 150 घंटे क्लासेस चलनी है तो 150 घंटे बैठ जाए पता चल जाएगा। तो वो स्टूडेंट कहता नहीं जी मैं जरा 2-4 मिनट ही देखना चाहूंगा, बस 2-4 मिनट में आइडिया हो जाता, अच्छा जी एसी लगे हुए हैं कंफर्टेबली या फलां चीज लगी हुई है फलां, तो इसका मतलब ठीक ही होगा, सैंपल। ठीक है ना, आम डेली लाइफ में भी ऐसा ही करते हैं। अब देखिए फर्ज करें आप किसी शख्स से मिलते हैं,
पहली दफा जिंदगी में, कभी नहीं उससे मिले, फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस है, आप एक शख्स से मिले, उसने आपसे बड़े अच्छी तरह बिहेव किया, बड़े पोलाइट वे से आपसे बातें की, बड़ा नाइसली उसने आपसे ट्रीट किया, और आपने उससे 5 से 7 मिनट तक बातें की, वो चले गया, तो आपने एक स्टेटमेंट पास की, आप कहते हैं यार ये किसी अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली, नाइस फैमिली का मेंबर लगता है, फैमिली में तो और भी होंगे ना, वो अकेला शख्स ही तो नहीं है उस फैमिली का, उसमें तो और भी होंगे, और आपने सिर्फ एक बंदे की बात सुनते हुए ये कहा कि यार ये बड़ी अच्छी फैमिली से लगता है, कहते हैं ना हम लोग पढ़ी लिखी फैमिली का लगता है ये, तो आपने क्या किया, डेटा लिया सैंपल से, सिर्फ एक मेंबर से, जो जिस मेंबर्स को, ये वीडियो ऑफ करें यार अपनी अपनी जहूर, तो एक सैंपल से आपने डेटा कलेक्ट की, जस्ट अ वन सैंपल ओनली, और उसके बाद रिजल्ट आपने किस पर दिया, उस पूरी फैमिली पर, पॉपुलेशन पे, ज्यादा लोग हैं ना उधर, और डेटा कहां से लिया, बातें किससे की, उसके सिर्फ एक मेंबर से, पोर्शन से, यानी कि आपने सैंपल से की, और की भी 10 मिनट, ये तो नहीं कि 2 महीने आप उससे बात नहीं करते रहे, तो फिर क्या पता नहीं चल गया आपको ये कैसी फैमिली है, ये कैसे लोग हैं। हाँ ये जरूर हो सकता है रॉन्ग डिसीजन, पढ़ाएंगे आपको भी कि जी ये ना खुश हो जाइएगा कि जो कुछ सैंपल ने कह दिया वो 100% ही ठीक चलेगा तो मौजें लग गई, ऐसा नहीं है। जब हम अपना सब्जेक्ट प्रोसीड करेंगे तो हम कहेंगे कि ये बी केयरफुल, सैंपल की बेस पे डिसीजन जो फ्यूचर में करना है, देयर मे बी समथिंग रॉन्ग डिसीजंस, तो वो भी हमें टैकल करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब कि हर जो शख्स है वो अपनी फैमिली का, कह सकते हैं कि फैमिली में टोटल 10 मेंबर हैं, बहन भाई हैं, मदर है, फादर है, तो वो अपनी फैमिली का एक सैंपल है। आप भी अपनी फैमिली के एक सैंपल हो, आप अच्छी तरह बात करते हो, अच्छी तरह मुझसे बिहेव करते हो, इस तरह की, तो शायद मैं ये बोलूं हाँ यार ये अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से लगता है मुझे। हाँ अपोजिट हो सकता है, आप कहें मैं वाहिद मेंबर हूं अपनी फैमिली का पढ़ा लिखा, बाकी तो मेरे वालिदैन ये इस तरह से नहीं है, तो कोई बात नहीं, एरर तो आएगा, वो तो हम उसको कवर तो करेंगे, लेकिन एक कुछ तो करना है ना। तो इसका मतलब है कि आप अपनी फैमिली के सैंपल है, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है, पोर्शन है ना। और सैंपल को उर्दू में अगर कहा जाए तो हम नमूना कहते हैं, तो सैंपल को उर्दू में नमूना कहते हैं। और अब अगर मैं ट्रांसलेशन उर्दू में आपको स्टैट्स पढ़ाऊं तो मैं कह सकता हूं आप नमूने हैं, मैं भी अपनी फैमिली का नमूना ही हूं। तो इसलिए कहा जाता है, याद है ना वो बाई चांस ही मैं आपकी इंग्लिश की क्लास में बैठा था तो आपके टीचर कहते हैं वो स्विच कोड, शायद वो लफ्ज बोल रहे थे, मैंने ऐसे गुजरते गुजरते थोड़ा सा सुना कि स्विच कोड में क्या है कि आप दूसरी लैंग्वेज में हो, तो मैं देखे पढ़ा तो आपको उर्दू में रहा हूं, लेकिन जहां वर्ड नमूना आता है तो मैं नमूना नहीं कह रहा, मैं सैंपल का वर्ड ही बोल देता हूं, ठीक है ना। तो नमूना कहना चाहिए, तो फिर ही उर्दू में सही सारी बातें होगी कि आप जो हैं वो अपने अपनी फैमिली के नमूने हैं, लेकिन इसकी बजाय मैं कहता हूं आप अपनी अपनी फैमिली के सैंपल हैं। तो शुक्र करें कि जी लैंग्वेज जो है वो हर जगह पर प्योर नहीं होती, वरना ये नमूनों वाली बात जो है वो गड़बड़ हो जानी थी। चले जी, sample, a representative part of a population which is selected to obtain information, किसके लिए, concerning the characteristics of the population. Number of observation in a sample called size of the sample. इस सैंपल में भी तो कुछ वैल्यूज लेंगे ना, पॉपुलेशन में अगर 50,000 या 5,000 वैल्यूज हैं, आप कहें जी मैंने ना स्टडी के लिए वहां से 500 वैल्यू सिलेक्ट की हैं, तो फिर सैंपल के कितनी वैल्यूज ऐसे स्मॉल एन से, मे बी 500, तो कैपिटल एन टोटल कितनी पॉपुलेशन में वैल्यूज, स्मॉल एन आपने कितनी वैल्यूज उस सैंपल से सिलेक्ट की हैं। पॉपुलेशन के साथ एक वर्ड अटैच था पैरामीटर का, मैंने एक डेटा लिया कितने किन लोगों से, पूरी पॉपुलेशन से, ओके, एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर दी, क्या कहूं, पैरामीटर कह दें, ठीक है। मैंने एक डेटा लिया सैंपल से 500 लोगों से, मैंने तमाम लोगों से नहीं लिया, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 500 लोग सेलेक्ट कर लिए और वहां से उनकी एजेस ले ली, ठीक है ना, वोटर्स की कह लें, तो वहां से एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की, चाहे इसका कभी मीन फाइंड करें। अब पहले मीन और इस मीन में फर्क होना चाहिए, उसको कहना चाहिए पॉपुलेशन मीन, ताकि ये बात क्लियर हो कि वो पॉपुलेशन की वैल्यू से डेटा लिया और फिर मीन कैलकुलेट किया है। इसे कहना चाहिए सैंपल मीन,
ताकि बात तो क्लियर हो ना कि ये इसको ना समझ लें कि शायद ये सारी वैल्यू से मीन लिया गया है, ये तो सिर्फ सैंपल से लेके किया गया है, तो फिर इसको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। एस नहीं है, एस नहीं है इसमें, इसको लोग ना स्टैटिक कह देते हैं। इट इज नॉट स्टैटिक, जामत ये वो चीज नहीं है, इट इज स्टैटिस्टिक, नॉट एस हेयर। तो एनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल, तो फिर तो डेफिनेशन रटने की क्या जरूरत है, बस ठीक है जी। कैलकुलेशन की जाए पॉपुलेशन को डेटे को तो पैरामीटर कह दे, कैलकुलेशन कोई भी की जाए अभी हमने करनी है, लेकिन डेटा कौन सा यूज किया जाए, चंद वैल्यूज का जो उस पॉपुलेशन से सैंपल लिया गया, ठीक है जी, इसे स्टैटिस्टिक आप कह सकते हैं। हाँ ये जरूर है कि पैरामीटर का जो पैरामीटर इज अ सिंगुलर वर्ड और इसका जो प्लूरल वर्ड है वो है पैरामीटर्स। ज्यादा 5 कैलकुलेशन की है मैंने पॉपुलेशन से, तो मैं कहूंगा ये पैरामीटर्स हैं ना प्लूरल में। तो एक कैलकुलेशन करें सैंपल से तो स्टैटिस्टिक, और अगर ज्यादा करें तो प्लूरल वर्ड स्टैटिस्टिक्स, जो हमारा सब्जेक्ट भी है, ये बात ठीक है स्टैटिस्टिक्स। देखें आप अक्सर ना वो टीवी पर क्या होता है, वो एक कभी क्रिकेट मैच का एक प्लेयर है, वो अगर खेलने आता है तो उस पर लिखा होता है प्लेयर स्टैटिस्टिक्स लिखा होता है ना, फिर उसमें इंफॉर्मेशन होती है जिसके इतने मैचेस हैं, इतना इसका एवरेज है, और ये है प्लेयर स्टैटिस्टिक्स लफ्ज वहां लिखा होता है। तो स्टैटिस्टिक इज अ सिंगुलर वर्ड which indicate the calculation based on sample data. Statistics is a plural word, means calculations, more than one calculations, but based on a sample data. Statistics. It is used to give information about unknown values in the corresponding parameter. ये हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि हमारी इंटरेस्ट तो पैरामीटर की कैलकुलेशन होती है, लेकिन वो ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर इसकी वजह से हम सैंपल लेके और वहां से गेस कर लेते हैं। ये देखिए ये इतना ज्यादा रॉन्ग नहीं है। ये जो आपके नेशनल इलेक्शन हुए थे तकरीबन 2 साल पहले, उन इलेक्शन डेज में, अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, अभी इलेक्शन 2 वीक 3 वीक के बाद होने थे, तो मुख्तलिफ जो टेलीविजन कंपनियां थी वो क्या करती थी, इनके जो एंकर्स थे, बल्कि एक ने तो बकायदा वो छोटा सा डिब्बा वोट जिसमें डालते हैं वो उठाया हुआ था, और वो इलाकों में जाते थे, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे, और कहते थे अच्छा जी अगर इलेक्शन होंगे तो हम एक छोटे सा एक ट्रायल कर रहे हैं, हम आपको वोट देते हैं, ये डिब्बा है इसमें वोट डाल दीजिएगा, शाम को गिन के देखेंगे कि लोगों ने किस किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है। उस इलाके में तो यह एक कॉन्स्टिट्यूंसी इलाका हल्का जिसे आप लोग बोलते हो NA80 NA82, वहां तो कोई 4-4.5 लाख वोटर होंगे ना, तो वो तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो वो ये टीवी एंकर ये तो नहीं करता है उस इलाके के हर वोटर के पास जाता है, उसे कहता है अच्छा जी आपको वोट दे रहा हूं जरा वोट डाल दे, तो वो ऐसे ही जरा 200-250 लोगों से चले जाते हैं, कहते हैं चले जी आपको मैंने वोट दे दिया इसमें डाल दें, तो 200-250, तो वो 200-250 क्या है, सैंपल पोर्शन पार्ट किसका, उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का। ठीक है वो ट्रू नहीं है, पूरी तरह रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन कुछ तो अंदाजा होगा ना। और देन फिर शाम को वो खोलते हैं कि जी आज हमने टोटल 1000 लोगों को वोट दिया था, इसमें इतने वोट इस पॉलिटिकल पार्टी के निकले, इतने इतने निकले हैं, तो पता चल रहा है जी होपफुली 70% एक पार्टी के आए हैं, 30% है, तो इससे तो यही उम्मीद लग रही है कि जब पूरा इलेक्शन होगा, यानी कि जब पूरे पॉपुलेशन आ जाएगी, यानी कि जब सारे वोटर वोट डाल देंगे, तो जब वो इलेक्शन का रिजल्ट होगा तो ये होगा। मैंने क्या किया, वो एक दफा न्यूज में अखबार में वो जो टीवी वाले थे ना, एक्सप्रेस न्यूज वाले थे आई थिंक, क्योंकि मेरे घर में उस वक्त एक्सप्रेस न्यूज अखबार आती थी, उसमें उन्होंने अपने सारे रिजल्ट दिए थे पंजाब के जितने भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी में 200, 400, 800 लोगों से डेटा लेके रिजल्ट बकायदा डिक्लेयर किया कि इस एनए में, इस नेशनल असेंबली में हमारा जो कलेक्शन की हमने, तो 500 लोगों को हमने वोट दिया था, इसके मुताबिक पीटीआई जीतेगी वहां से। ये उनके रिजल्ट है ना। और बाकी मैंने, चूंकि मुझे तो आइडिया था ये सैंपल की बात कर रहे हैं, मैंने वो कटिंग रख ली, मैंने कहा देखते हैं कि जब फाइनल इलेक्शन आएगा, यानी कि जब सारे वोटर्स वोट डालेंगे, फिर क्या रिजल्ट आएगा। तो वो जो नेशनल असेंबली के जब इलेक्शन हुए और जो गवर्नमेंट ने फिर अनाउंस किए रिजल्ट, न्यूज़पेपर में आए, मैंने वो कटिंग भी निकाल ली, फिर मैंने वो टेलीविजन वालों की कटिंग निकाल ली, वो मेरे पास था सैंपल डेटा और ये थी पॉपुलेशन डेटा रिजल्ट।
मैंने दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी मेजर करना स्टार्ट कर दिया कि जी NA 45 में उसने कहा था PTI जीतेगी, एक्चुअल रिजल्ट देखा तो वाकई PTI। ये नहीं मैं कह रहा हर रिजल्ट वो वहां पर ठीक था, वो इधर भी बिल्कुल ठीक। हाँ, किसी जगह पर बड़े नैरो मार्जिन से था कि जी उधर 52% एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट थे, 48% दूसरे को थी। ये सैंपल की बात कर रहा हूँ। और जब एक्चुअल इलेक्शन हुआ तो ये तो जी 60 उधर हो गए, 40 उधर हो गए, तो ठीक है ना। लेकिन मैं समझता हूँ, या मैंने जब गेस किया तो पता चला मोर देन 90% रिजल्ट मैच कर रहे थे, मोर देन 90% रिजल्ट मैच कर रहे थे। तो देखें, सैंपल तो उन्होंने बगैर कोई पैसा लगाए बस एक आदमी भेजा, कितना खर्च आया होगा ना, छोटे बोर्ड जो बॉक्स बनाए उन्होंने और जो वोटर्स के वो जो वोट बनाए होंगे पेपर पर, तो लेकर कितने 500 कितना खर्चा जो फोटोकॉपी करा लिए होंगे। लेकिन गैस हो गया उनको, यही यहाँ पर मैं कह रहा हूँ। इट इज यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्यूरेटली, अबाउट अननोन वैल्यू इन द पॉपुलेशन पैरामीटर। और यहां पर क्या वर्ड लिख रहा हूं कि जो स्टैटिस्टिक होती है वो एडुकेटेड गैस होता है अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। एजुकेटेड गैस, एडुकेटेड गैस। एक होता है तुक्का, मैं कहता हूं यार ये दरवाजा इसकी हाइट बताओ, वो कहेंगे पता नहीं कितनी है, अच्छा चलो अंदाजा लगा दो, 50 फुट कह दे। एक कोई तुक्का लगा रहे हो, कोई उसकी कोई सेंस होनी चाहिए, कोई समझ होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा अच्छा यार मैं इस मेरा जो हाइट है वो 5 फीट और 3 इंच के राउंड अबाउट है, मैं दरवाजे से जब गुजरता हूँ तो तकरीबन 1-1.5 फुट ऊपर मेरी जगह बचती है, तो 6 फुट होगी। हाँ ये ठीक है। तो मैंने क्या दिया इसका, एजुकेटेड गैस दिया, नॉट एग्जैक्ट गैस, एजुकेटेड गैस। आप कभी जाए ना दुकानदार के पास और उसे कहें कि मुझे फल लेना है, तो कभी ना वो उसकी वो क्या स्केल खराब होती है तो अंदाजा लगा कहता ले जाए, ये किलो से ऊपर ही होगा। तो शायद आप एक्यूरेटली मेजर भी करें स्केल से तो कोई बहुत ज्यादा उसका गैस जो है वो रॉन्ग नहीं। लेकिन आपको मैं एजुकेटेड गैस इसलिए कह रहा हूं कि ये गैस आपने कहां से बनाया है, ये गैस आपने सैंपल से बनाया है। सैंपल में डेटा कहां से आया हुआ, पॉपुलेशन से तो आया हुआ है, इधर से तो आपने पोर्शन लिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो इसका एक्चुअल फ्लेवर होगा, ऐसा कह ले, तो वो फ्लेवर इसमें भी तो आएगा ना, उसी तरह का आएगा। इसीलिए तो आपने 1 चम्मच खा के कह दिया कि जी ठीक है। हाँ, कभी आपको सैंपल कम लगे, कभी आपको समझ ना आए, तो कहते नहीं है अम्मी 1 चम्मच वो समझ नहीं आ रही, जरा देना मुझे प्लेट में डाल के 2-4 जो भर के प्लेट देना, फिर ही तो मुझे समझ आएगी कि मीठा ठीक है या नहीं। तो फिर बचना क्या है जो आपने खा लिया, पॉपुलेशन तो सारी आप हड़प कर गए, तो अब आपके अब्बू ने क्या शाम को आके खाना है। तो कभी भी आपके वालदा आपको पॉपुलेशन स्टडी के लिए नहीं देंगी, वो आपको सैंपल स्टडी के लिए देंगी और फिर कह देंगी। अक्सर घरों में लोग वो क्या है जी जी आज चिकन टिक्के बनाने हैं, जरा 1-2 से चेक कर लो नमक मिर्च ठीक है, हाँ जी ठीक है, देन इट्स ओके, ठीक है जी ये जितने भी 2 किलो 3 किलो लगे हुए हैं तो मजीद जरूरत नहीं। तो लफ्ज क्या बोलते हैं हम, एजुकेटेड गैस। तो दिस इज द एजुकेटेड गैस। जो सैंपल से कैलकुलेशन की जाए स्टैटिस्टिक, जिसका प्लूरल स्टैटिस्टिक्स, और वो जो स्टैटिस्टिक है उसे कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली द एजुकेटेड गैस ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। स्टैटिस्टिक्स आ गया, प्लूरल लिखा हुआ है ना, आर यूजुअली डिनोटेड बाय द लैटिन लेटर्स। सैंपल का मीन, अगर फिर तो क्लियर हो गया, ये पॉपुलेशन है ये सैंपल है, मीन दोनों ही है, वो सारी वैल्यू से मीन, वो कुछ वैल्यू से मीन। तो पॉपुलेशन का मीन म्यू और सैंपल का मीन एक्स बार। उधर भी याद है ना वेरिएंस, मैंने वर्ड लिखा हुआ था वेरिएंस, लेकिन उधर आप नोट करें मैंने ये चीज लिखी थी सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ एस के साथ लिखा हुआ है, तो फिर नोटेशन डिफरेंट हो गई, लिस्ट डिफरेंट हो गई, यहाँ पर कुछ और वैल्यूज आएंगी और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कुछ और। तो सिंपल इज दैट इफ वी परफॉर्म एनी कैलकुलेशन बाय यूजिंग द पॉपुलेशन डेटा, that particular calculation is the parameter. But if we perform any numerical calculation by using the sample data, this is called statistic, and the plural of statistic is statistics. ये चीज मैंने आपको एक ऐसे ही एक समझ ले एक ग्राफिकल व्यू से समझा दी कि पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल क्या है। पॉपुलेशन यहां से कैलकुलेशन करते हैं तो वो पैरामीटर्स कहलाते हैं, ये नोटेशन यूज करते हैं। सैंपल से कैलकुलेशन करते हैं तो स्टैटिस्टिक कहलाते हैं, नोटेशन डिफरेंट है, चाहे उधर भी मीन है उधर भी मीन है, लेकिन नोटेशंस की वजह से। ये सैंपल क्यों लिया था, सैंपल आपने इसलिए लिया था कि आपको कंसर्न था पॉपुलेशन स्टडी करना, यानी कि पैरामीटर्स,
लेकिन डेटा इतना बल्क था, इतना इतना लार्ज इन साइज था कि शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि उस पूरे के पूरे डेटा सेट्स को हम कलेक्ट करते। तो फिर हमने इसी में देखी कि स्टैटिस्टिक ले लिया, स्टैटिस्टिक को हमने ले लिया और फिर इस स्टैटिस्टिक को यूज किया। रिजल्ट किसका दिया? अल्टीमेट गोल पॉपुलेशन, सैंपल का नहीं। आप अगर वो मेडिसिन बनाएं, वैक्सीन बनाएं कोरोना के लिए, तो टेस्ट तो करेंगे कोई चले 5-6-7 हजार कोरोना पेशेंट के ऊपर, लेकिन उसके बाद कहेंगे कि जी नई मेडिसिन आ गई है, ये कोरोना पेशेंट्स के लिए इतने % इससे ठीक हो जाते हैं। वो आ रहा था ना, वो जब स्टार्ट में ये प्रॉब्लम हुआ तो जी 98% रिकवर हो जाते हैं। सारे लोगों से डेटा लेके देखा उन्होंने, तो ऐसा तो नहीं है। हो सकता है किसी मुल्क में ज्यादा उनका रिकवरी रेट हो, किसी में कम हो। तो ये एक उन्होंने पूरे डेटा सेट को एक कंसाइज करके देन एक फिगर दी हुई है। तो सैंपल हम इसलिए लेते हैं कि पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, और उस सैंपल की जो कैलकुलेशन है उसे स्टैटिस्टिक बोलते हैं, और इन स्टैटिस्टिक को आप एजुकेटेड गेस कह सकते हो कि ये इन पैरामीटर का एजुकेटेड guess है। A population is a group of all objects, a representative part or a subset of the population is a sample। तो ये मैंने वही चीज जो आपको पहले बताई जा गई है, मैंने इसको जो है वो एलेबोरेट करके एंड देन जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, जो नेक्स्ट वन है ऑब्जर्वेशन और डेटा। डेटा मैंने लफ्ज तो बार बार आपसे बोला है, तो फिर ये प्रॉपर वे से कि जिसकी डेफिनेशन समझ लें, मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जी डेटा क्या है और ये कितनी टाइप का होता है। तो ये सारी चीजें क्योंकि ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाएंगी, तो आई वांट कि मैं इसको नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट करूं। जी, अब आप मुझसे अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन है आपको, या कोई और चीज आप समझना चाहते हैं, तो आप हैंड रेज करें तो मैं आपको आंसर करूं। जी, एनीवन? जी, ज़फ़र शेख, आपका माइक ऑन है, अगर आप क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन करें, वरना अपना माइक बंद करें। 885। जी, और कोई? अगर किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन करना हो तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल अलाउ हिम। नो वन? और आपने मुझे कल ये चीज, मैंने जब आपको ये कहा था कि जी हैंड रेस करके बताएं कि कितने लोगों ने सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, और फिर उसके बाद मैंने कहा कि जी ये कुछ 30% बनते हैं। चलें, मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं ना, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, डोंट वरी। कितने लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, एक दफा फिर बताएं जरा। How many of you? जल्दी से कि जी हाँ जी, yes, we have already studied the subject of statistics. 7 फिलहाल 7 1 2 3 4 5 6 7 लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है। ओके, इसे डेटा कहते हैं। ये समझाना था कि जी मैंने एक, देखो मुझे, आप क्लास में है ना, आप मैंने क्लास स्टार्ट की है, 48 लोग हैं। मैं कहूंगा कि स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो लोगों को तो आती होगी स्टैटिस्टिक्स, शायद नहीं आती, शायद सबको आती है। तो मैं तो डिसीजन मेकिंग में बड़ा कंफ्यूज होऊंगा कि कहां से स्टार्ट करूं। ऐसे मैं कहता रहूं कि ये वेरिएबल है, ये फलान चीज है, ये डेटा है, तो सारे कहेंगे ये क्या किया जी आपने, हमें तो सारे आते हैं, हम तो 2-2 साल स्टैटिस्टिक्स पढ़ के इधर ही तो आए हुए हैं, तो हमें आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो वाकई ये तो फिर मैं रॉन्ग कर रहा हूँ। और मैं जरा ऊपर से शुरू कर दूं कि चले जी ये तो पढ़ के आए होंगे, सारा लेक्चर पढ़ा दिया और बाद में कहा जी हमें तो स्टैटिस्टिक के स्पेलिंग सही तरह से नहीं आते और आप हमें समझते रहे कि ये हम पढ़ के आए, तो फिर रॉन्ग। मैंने दोनों दफा गलत डिसीजन किए, इसलिए कि बैक पर मैंने डेटा नहीं कलेक्ट किया। दैट्स वाई मेरे दोनों डिसीजन गलत थे। हाँ, अब अगर मैं डेटा कलेक्ट कर लेता हूं, डेटा जो है अगर मैं वो कलेक्ट कर लेता हूं, तो वो जब डेटा मैं कलेक्ट कर लूंगा, फिर शायद मेरे लिए डिसीजन करना आसान है कि मुझे कैसे चलाना है। अब जैसे इस क्लास में चले, वैसे तो मैंने अगर 48 हैं, अगर ये 47 लोगों ने स्टैट्स पढ़ी होती 2 साल 3 साल 4 साल भी, और सिर्फ एक स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी होती,
तो मैंने ऐसे स्टार्ट करना, उसका क्या कसूर ना। तो इसलिए आपने वरी नहीं करना कि मैं अगर आप बता देंगे तो शायद मैं कह दूंगा अच्छा जी चले जी इनको आती है। एक्चुअली जिनको आती भी है ना स्टैटिस्टिक्स, मैं भी आपको बता रहा हूँ, उन्हें सिर्फ और सिर्फ फार्मूले कैलकुलेट करना आते हैं, बस, इसके अलावा नहीं। उन्हें ये नहीं पता कि जब वो मीन कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। एवरेज 5 मेथड है एवरेज कैलकुलेट करने के, उनमें से एक मेथड मीन है। तो अगर मैं कहूं जी कि ये कब कैलकुलेट कर, ये कैसे कैलकुलेट करना है, शायद जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो वो बता तो मुझे दें कि जी ये हार्मोनिक मीन या ये मीडियन ऐसे कैलकुलेट करना है, और मैं पूछूं क्यों मीडियन करना है, वो उनके पास भी नहीं पता, बाकियों को भी नहीं पता, तो सारे फिर एक जैसे हो जाएंगे। हाँ, जहां तक कैलकुलेशन का ताल्लुक है, जिनको आप समझ लें जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, उनको जो एज है वो एज उनका उस वक्त खत्म हो जाएगा जब मैं दूसरे या तीसरे लेक्चर में, सिर्फ मैं आपके कैलकुलेटर का वेट कर रहा हूं कि आप अपने कैलकुलेटर्स ले लें और मैं फिर आपको न्यूमेरिकल वर्क भी साथ साथ जो है वो स्टार्ट करना। तो वो तो 2-3 दिन लेक्चर्स के बाद खत्म, वो उन्हें भी फार्मूला कैलकुलेशन में आ गया, वो जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी उन्हें भी आ गया। मेन काम तो होगा कब हमें कौन सा फार्मूला जो है वो यूज करना हमारा कंसर्न होगा। तो बात डेटा से स्टार्ट हुई थी, तो मुझे क्लास का गेस करने के लिए मैंने डेटा ले लिया। तो डेटा मुझे बता रहा था कि अगर कोई 50 लोग हैं तो ये तकरीबन कोई सिर्फ हार्डली 15 से 20% के राउंड अबाउट, 5वीं से 20% के राउंड अबाउट लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है, और इसके अलावा और लोगों को स्टैटिस्टिक्स जो है वो नहीं आती। ठीक है ना। अच्छा, बायोलॉजी कितने लोगों ने पढ़ी है? बायोलॉजी अपने एफएससी में, रेज हैंड्स। 1 2 3 4 8 9 10। एफएससी में बायोलॉजी, अगर 10 ने बायोलॉजी पढ़ी है, 7 ने मैथमेटिक्स पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, तो बाकियों ने फिर क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा होगा? और भी कॉम्बिनेशन है। अच्छा ठीक है, वो स्टैट्स तो पढ़ते होंगे आईकॉम में कि नहीं? हाँ, आइडिया। अच्छा अच्छा ठीक है। ये देखें जी, आप मेरे पास एक आपके सीनियर बैठे हैं और माशाल्लाह आप उनके सीए काफी उन्होंने स्टेप क्लियर कर लिए हैं। वो बायोलॉजी कहते थे, मैंने भी बायोलॉजी पढ़ी थी। तो उन लोगों के एक्चुअली मैंने ना बताना ये है कि इस चीज को ना कंफ्यूज करें कि आपने मैथ्स नहीं पढ़ा, ठीक, बस खौफ अपने दिल से निकाल लें, खौफ निकाल दें कि आपको मैथ नहीं आता या स्टैट्स नहीं आती। बहुत सारे, मेरा ख्याल है कि वो बच्चे ज्यादा कामयाब रहते हैं जिन्होंने मैथ स्टैट नहीं पढ़ी होती। वो इसलिए कि वो इस प्राउड में नहीं रहते, वो समझते हैं कि नहीं यार ये अच्छी तरह हमें पढ़ना चाहिए, ये नहीं आती। तो इसलिए मैंने भी अपने जब मैं बीएससी में आया, एफएससी में मैंने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी थी, और जब मैंने क्लास जीसी, उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज था, तो उस वक्त जाके क्लास में बैठा तो मैं 70 लोग थे उस क्लास में, 70 के राउंड अबाउट। टीचर ने पूछा कि जी आप एफएससी आईकॉम एफएससी करके आए हैं, तो कितने लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, जरा हैंड रेज करें। जिस तरह से मैंने आज का, तो कैन जो इमेजिन 70 में से महल कोई 65 लोगों ने हाथ खड़े किए कि यस हम तो ऑलरेडी स्टैटिस्टिक 2 साल पढ़ कर आए हैं। और मैं कम से कम बहुत कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैं कहूँ सिर्फ हम 5 लोग हैं जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी, बाकी सब ने पढ़ी है। टीचर ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन थैंक यू वेरी मच उस टीचर का, उसने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। लेकिन जो हम 5 थे जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, 2 तो पहले दिन ही भाग गए। उनके चेहरे पर मैंने नजर आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता यार हमने तो पहले नहीं पढ़ी, यहाँ तो 65 लोगों ने पढ़ी हुई, तो मैं कैसे चल सकता हूँ। वो तो भाग गए, हम 3 रह गए। 3 में से एक 5-6 दिन के बाद वो भी भाग गया, 2 रह गए। 2 मैं और मेरा दोस्त। मैंने एक्चुअली, वो मेरे दोस्त ने भी भाग जाना था, मैंने नहीं भागने दिया। मैंने कहा यार मैं अकेला रह जाऊंगा, डर लगेगा। उसको मैंने बस पकड़ के रखा। तो उसने फिर मुझसे एक प्रॉमिस लिया, कहता फिर हम दोनों मिलके पढ़ेंगे। मैं कहा दैट्स फाइन, ये ठीक है। तो फिर हमने इस वजह से स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा कि हम वाहिद वो दो लोग रह गए जिन्हें नहीं आती, बाकी सबको आती है। और एक क्या होता है, दिसंबर टेस्ट होता है जो 3-4 माह के बाद, उसमें हाईएस्ट मार्क्स मेरे थे। क्यों? बाकी सारे इस कंफ्यूजन में रह गए
कि जी हमें तो आती है, कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़े ठीक है 15-20 मिनट पढ़ लिया बहुत है। मैं इसमें था कि मुझे नहीं आती, कहीं फेल ना हो जाऊं, और इतनी एफर्ट के साथ पढ़ी। बाद में एहसास हुआ कि अगर मैं सिर्फ 2 माह इंटरेस्ट के साथ पढ़ के उन लोगों को बीट कर सकता हूं जो 2 साल पढ़ के स्टैट्स आए थे, तो ये तो मुश्किल काम ही नहीं है। तो आप लोगों के लिए भी सेम मैसेज है, सेम मैसेज है। डोंट वरी कि आपके साथ कुछ लोग वो बैठे हैं जो स्टैटिस्टिक्स पढ़कर आए हैं, बिल्कुल 2-4 दिन के बाद आप उनको जो है वो बीट कर सकते हैं। ठीक है जी, किसी ने एक हैंड रेज किया हुआ, शेख साफा शेख, आप पूछे मुझसे क्वेश्चन अगर आपने क्वेश्चन पूछना है। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नहीं है आपको, चलें ठीक है सर। अच्छा मुझे आप ना काइंडली मैं आपको अब भी कह रहा हूं कि आप ना अपने कैलकुलेटर जरा जल्दी से जल्दी अरेंज करें, ताकि मैं आपकी न्यूमेरिकल एक्सरसाइज, जो कि हमारा मेन काम है, ये जो डिस्क्रिप्टिव है ना, ये भी आते हैं 2-4 नंबर्स के ये ऐसे करके, लेकिन मेन जो हमारा काम होगा ना वो कैलकुलेटर्स पर हमारा काम होना है। तो दैट्स वाई आप लोग ना फिर इससे चले। कोई 1-2 लोगों ने हैंड रेस किए हैं, पता नहीं अब गलती से हो गए हैं या उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करना है, तो चूंकि क्लास ऑफ हो गई है तो आप मुझसे कल काइंडली जो है जो भी आपने पूछना है मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आज के दिन के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे कल तो नहीं, मेरा ख्याल अब सैटरडे को आपसे, यस कल आप फ्राइडे आपकी क्लास नहीं है, तो इंशाल्लाह सैटरडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।